नमस्कार भाई साहब। नमस्कार योगेश आज जी। आप हमारे मानसिक प्रयोगशाला में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो साथी हैं इनको आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें, जिससे कि लोग आपके विषय में, आपके विज्ञान के विषय में जान सकें। जी, मेरा शुरुआत एविएशन से है। टेक्नोलॉजी में मेरी एक्सपर्टीज़ है। फिर मैं एविएशन में काफ़ी साल था और उसके बाद पिछले 12 साल से मैं शोध कर रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ह्यूमन बिहेवियर, हम सब एज ह्यूमन बीइंग जो हैं, हम सब एक दूसरे से फ़र्क हैं और वो जो हमारी भिन्नता है उस चीज़ों को हमारी डे टू डे ज़िंदगी में बहुत अच्छे से हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हम सबको कोशिश ये की जाती है कि एक साथ एक ग्रुप में करके हर चीज़ कराने की कोशिश की जाए और उसी भिन्नता को समझना और उसको आगे इस्तेमाल करना या उसका उपयोग करना अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये एक हमारा बड़ा एक कोर मुद्दा है जिसके ऊपर मैं शोध करता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ। नहीं, तो आपका ये जो विषय है जिस पर आप शोध करते हैं या लोगों की मदद करते हैं, तो इससे लोगों को लाभ क्या होता है? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हम में से सब लोगों को एक ही प्रतिक्रिया से स्कूल में पढ़ाई, फिर कॉलेज में पढ़ाई, फिर आगे नौकरी का चयन, हम सब एक ही तरह से करते हैं कि एक 40 से 45 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे और उनको एक टीचर पढ़ा रही है और हमसे ये उम्मीद करी जाती है कि हम सब बराबर सीखें और बराबर से परफॉर्म करें। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम में से कोई दो इंसान इस दुनिया में एक जैसे नहीं होते। जब हम दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते तो हमारा हमसे एक्सपेक्टेशन जो है वो एक जैसा क्यों? तो इस साइंस या इस विज्ञान जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूं, इसको बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल एनालिसिस कहते हैं, जिसमें जैसे कि आप बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त और हमारा सबसे ज़रूरी साथी जो है हमारा ब्रेन, जो कि हमेशा हमारे साथ होता है और हमारी हर चीज़ में मदद करता है, उसको समझना ज़रूरी है। जी, इसमें जो आपने अभी कहा कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त और हमारा सबसे अच्छा साथी हमारा मस्तिष्क है, तो ये जो अपना सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा साथी है, इसको हम स्वयं क्यों नहीं समझ पाते? आप कैसे किसी दूसरे का समझ लेते हैं? देखिए, जो एक हमारी, जैसे मैंने बताया कि जो जनरेशन से चला आ रहा है कंडीशनिंग, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप या हमारे घर के बड़े उस समय से ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, हमारी चॉइस कहाँ है, हमें कौन सा कपड़ा पहनाया जाए, कब हमें ठंड लग रही है, कब हमें गर्मी लग रही है, कब हमें क्या खाना चाहिए, हम डिसाइड नहीं करते, हमारे बड़े डिसाइड करते हैं। उस समय से हमारी जो कंडीशनिंग एक पैदा हो जाती है जो कि पूरे जीवन हमारे साथ रहती है। हम किसी न किसी दूसरे को ढूंढते हैं ये समझने के लिए कि हमको बताए कि हम क्या कर सकते हैं, हम पे क्या अच्छा लग रहा है, हम पे कौन सा रंग अच्छा लग रहा है, हमारी क्षमता क्या है, क्या मैं देखने में अच्छा लगता हूं, या मैं बात अच्छे से कर सकता हूं, या मैं गाना अच्छा गा सकता हूं। दूसरा अगर ताली नहीं बजाता, हमें लगता है कि मैं गाना नहीं अच्छा गाता हूं खुद, क्योंकि कभी पूरे जीवन भर हमें उस चीज का ना ही तो माहौल दिया गया, ना ही मौका दिया गया कि हम अपनी क्षमताओं को एनालाइज करें, समझें। इसलिए हम बाहरी दुनिया पे डिपेंडेंट बन के रह जाते हैं और दूसरों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। जबकि जब हम इस जीवन में आते हैं, हमारे साथ दो चीजें आती हैं, हम खुद और हमारा मस्तिष्क। और उस मस्तिष्क का मैप कि उस मस्तिष्क में क्या क्षमता है, किन चीज़ों की खूबी है या किन चीज़ों के पोटेंशियल्स हैं, कौन सी चीज़ें कम है, वो सब हमको हमारे साथ इस दुनिया में आता है। और वो कहाँ होता है? वो हमारे शरीर के ऊपर ही होता है। और हम पूरे जीवन बाहर ढूंढते रहते हैं। हमारे जो ये फिंगरप्रिंट्स हैं, जो हमारी उंगलियों के जो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारी ब्रेन की क्षमता का मैप है। अगर हम इसको सही समय पे, जीवन में सिर्फ एक बार करना होता है, बिकॉज हमारे फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलते और हम में से दुनिया में किसी दो लोगों के एक फिंगरप्रिंट नहीं होते। यही हमारी इंडिविजुअलिटी है जिसको हम बचपन से खो देते हैं और फिर बड़े होने के बाद हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम एज ए इंडिविजुअल परफॉर्म करें और आगे बढ़ें। लेकिन पूरे जीवन भर
हमको उस चीज से हटाया जाता है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा नर्चरिंग सिस्टम है, जिस तरह से हम पेरेंटिंग करते हैं, वो सब चीज हमारी अपनी इंडिविजुअल क्षमता से दूर ले जाकर हमको एक भीड़ का हिस्सा बनाता है। और वही कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीवन की सफलता का रोक बनता है। हमें उस रोक के बियॉन्ड जाना है, तभी हम सफलता पाते हैं। और जिन लोगों को आप देखिए दुनिया में कि बहुत से सफल लोग हैं, उनमें क्या फर्क है? उनमें सिर्फ यही फर्क है कि उनको सही समय पे अपनी क्षमता का ज्ञान हो गया और उन्हीं ने बजाय पूरे और लोगों को देख के कॉपी करने के अपनी क्षमता को डेवलप करके उसके हिसाब से जीवन में आगे बढ़े। तो ये जो साइंस है ये हमारे बीच है, ये आज नहीं आई है। जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ये कल की साइंस नहीं है। ये भारत के संस्कृति का अगर आप देखें तो ये 5000 साल पुराना गरुड़ पुराण का एक हिस्सा, एक कंपाइलेशन समुद्रिका शास्त्र में इसका पूरा वर्णन है कि हमारी जो उंगलियां की आगे का जो हिस्सा है, इसको स्टडी करके हमारा क्या नेचर है, हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारा इंडिविजुअल नीड क्या है, ये सारी चीज हम ज्ञान कर सकते थे। उसके बाद वो चीज कहीं खो गई और वेस्टर्न वर्ल्ड ने 200 साल पुरानी रिसर्चेस करी और डर्मेटोग्लिफिक्स के नाम से हमको यही साइंस वापस देना शुरू कर दी पूरी दुनिया को। इस पे मैंने काफी रिसर्च करी है। डर्मेटोग्लिफिक जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है और ये पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, ये फ्यूचर टेलिंग नहीं है। इससे हम ये नहीं बताते कि आप क्या क्या करेंगे, आपके जीवन में क्या होगा। हम सिर्फ ये बताते हैं कि आप किन क्षमताओं को साथ लेके आए हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन सी चीज करने पे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, आप इकलौते एज एन इंडिविजुअल कहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, आपके बिहेवियर के रीजंस क्या हैं। आप यकीन मानिए योगेश जी कि हम में से कोई भी बाय बर्थ गुस्सैल नहीं होता और हम में से बहुत से लोग ये मानते हैं कि मैं बाय नेचर मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये सारी डेवलप्ड कंडीशंस हैं। हमारा एनवायरनमेंट और हम जिन चीजों के साथ आए हैं, जब उसमें क्लैश होता है तब कहीं जाके ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें गुस्सा भी एक चीज है जो एक्विजिशन है, वो हमारा इनेट नहीं है, इनहेरेंट नहीं है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर अपनी उंगलियों से हम अपनी क्षमताओं को और अपनी कैपेबिलिटीज को अगर सही समय पे जान लें, बल्कि किसी भी समय पे जान लें, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और वो बदलाव पॉजिटिव होगा। आप आज देखिए ना कि पिछले 1 साल से हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं। 1 साल से हमारा अपना कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो गया है। 1 साल से पहले भी था लेकिन अब और डाउन हो गया, बिकॉज हमें लगता है कि हम सब बंद हो गए और हम क्या करेंगे। हमारे कमाई के जो साधन है वो कम हो गए हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। ये एक ऐसा समय है कि इस समय हमें इस तरह की साइंसेस को इस्तेमाल करके अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना, फोकस करके उस पर चलना और इस समाज में अपनी जगह बनाना और उसमें सक्सीड होना, ये एक बहुत जरूरी हिस्सा हो गया। अब भीड़ का हिस्सा रह के हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम वो हमेशा एक एवरेज परफॉर्मर रहेंगे। हमें भीड़ से बाहर आना है और वो भीड़ से बाहर आने के लिए जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, अपनी क्षमताओं को नहीं समझेंगे, दूसरे की नकल करके उसके जैसा बनना नहीं छोड़ेंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हम सरवाइव कर सकते हैं, बट वो जो प्लेटफॉर्म हम अपनी जीवन में चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। और ये आपके शरीर का ही एक हिस्सा है, आपके फिंगरप्रिंट्स, और आप बाय बर्थ लेके आए हैं। तो बाहर क्यों ढूंढना? अपने ब्रेन को समझिए, ब्रेन की कैपेसिटीज को समझिए, कैपेबिलिटीज को समझिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बचपन से हम जब पढ़ाई करने बैठते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे घर पे हो, अगर हम बहुत ज्यादा हिल डुल रहे हैं, उंगली चला रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, चाहे हमारे टीचर हो चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमसे क्या कहते हैं? ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो। उनको लगता है कि हम क्योंकि फिजिटी हो रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं और चीजों पे है। क्या आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन का पैराइटल लोब है, अगर वहां पे न्यूरॉन्स की डेंसिटी या ब्रेन सेल्स की डेंसिटी ज्यादा है तो मूवमेंट हमारा ट्रिगर है।
कोई चीज को समझना, फोकस करना, या उस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमारा ट्रिगर मूवमेंट है। हमको अगर एक जगह बिठा दिया जाएगा और कहा जाएगा हाथ पैर ऐसे रख के और चुपचाप सुनो, जो भी चीज सुन रहे हैं वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो जरा सी भी उंगली अगर हिलाना शुरू करेंगे, उस चीज का, उसकी समझ और उसका एब्जॉर्प्शन, उसका रिटेंशन और उसका रिकॉल बेहतर होता चला जाएगा। हम, कोई भी माँ बाप या कोई भी टीचर किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता है, इसलिए हम, ये एक परसेप्शन है कि चुपचाप बैठ के, डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि आप एक जगह एकदम चुपचाप बैठ जाइए। जिसका पैराइटल लोब में न्यूरॉन ज्यादा है उसके लिए वो डिसिप्लिन बेकार है, वो बिल्कुल उसको, उसकी सारी क्षमताओं को कम कर देता है। जब वो सीखेगा नहीं तो उसका परफॉर्मेंस कहां से होगा। हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफॉर्म करें, और जो उनका तरीका है सीखने का, उसी से उनको हम कट कर देते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं इस समाज में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जिसको अगर हम अपने ब्रेन को और इस साइंस को समझेंगे तो हम बहुत से करेक्शन कर सकते हैं। और बिलीव मी, जितने भी ये बच्चे हमारे या हम सब दुनिया में हैं, हम सब के अंदर कोई एक ऐसी क्षमता है जो, जिसका कोई दूसरा कंपटीशन दुनिया में नहीं है। अगर उसी क्षमता को हम समझ लें तो हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसमें एक बात मुझे आपका कंट्रोवर्शियल लग रही है, उसको भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि एक तरफ आपने अभी हमसे कहा कि हमारी जो उंगलियों के निशान हैं ये एक जैसे किसी दो आदमी के नहीं होते, और मैंने जो और भी अध्ययन किया है उसमें मैंने ये पाया है कि आँख के रेटिना की जो डिज़ाइन है ये इंडिविजुअल हर आदमी की अलग अलग होती है, ये कभी एक जैसी नहीं होती। हार्ट बीट की जो वाइब्रेशन है, जो उसकी आवाज़ है, वो भी हर आदमी की अलग अलग होती है, कभी भी एक दूसरे से टैली नहीं करता है। तो उस स्थिति में जब हर आदमी की हार्ट बीट अलग होती है, हर आदमी का ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो अलग होता है, हर आदमी की आंखों के रेटिना की डिज़ाइन अलग होती है, या हर आदमी के उंगलियों के पोर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से डिज़ाइंड होते हैं, तो आप जब नेचर ने ही प्रकृति के बनने से लेके प्रकृति के खत्म होने तक हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से बनाया, तो आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये व्यक्ति इस स्पेसिफिक काम के लिए बना है? ये चीज आप कैसे डिसाइड करते हैं? ये मैं नहीं डिसाइड करता, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये साइंस आपको गाइड करती है। डर्मेटोग्लिफिक्स में जो हमारे फिंगरप्रिंट्स के पैटर्न है, ये आपको, जैसे अभी योगी जी ने कहा, कोई भी दो उंगलियों के पैटर्न या दो इंसान के पैटर्न, 2 ह्यूमंस इन द वर्ल्ड सेम फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, राइट? तो उसकी वजह क्या है? इतने ढेर सारे डिजाइन कैसे हो सकते हैं, कौन बनाता है? इसको समझने की जरूरत है। हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है, मींस ब्रेन, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है पूरी बॉडी का, जैसे अभी योगी जी ने कहा कि हार्ट की बीट अलग होती है, ब्लड का फ्लो अलग होता है, वो सब कहां से डिसाइड होता है? यहां से, ब्रेन के अलग अलग हिस्से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को, हमारी हर कैपेबिलिटी और एबिलिटी को गवर्न करते हैं और वही डिसाइड करते हैं। उसके अंदर, ब्रेन के अंदर ये क्षमता कहां से आती है? जब एक फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो जो हमारे डर्मल पैटर्न्स है, हमारी डर्मिस और हमारा नियोकॉर्टेक्स, मींस ब्रेन का टोटल डेवलपमेंट एक ही टिश्यू से होता है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये आप गूगल करके देख लीजिएगा, एक्टोडर्म से ही ये दोनों चीज का डेवलपमेंट होता है। और ये एक बार करीब 21वें हफ्ता जो प्रेगनेंसी का है उसमें कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका होता है और उसके बाद नहीं बदलता। हमारे पैदा होने से पहले हमारे फिंगरप्रिंट्स और हमारे नियोकॉर्टेक्स की कैपेबिलिटी डिसाइड हो चुकी होती है, तब हम दुनिया में आते हैं। हम इसको नहीं बताते कि कौन क्या कर सकता है, हम, ये साइंस सिर्फ आपको ये बताती है कि आपकी न्यूरल डेंसिटी का रेशियोज क्या है। आपको मेडिकल साइंस ने ये आइडेंटिफाई किया हुआ है कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमारी कौन सी क्षमता को गवर्न करता है। जैसे पैराइटल हमारी मोटर स्किल्स है, हमारे हाथ पैर, पैरों का मूवमेंट, हाथों का मूवमेंट, मोटर स्किल्स, पैराइटल लोब। हमारा प्रीफ्रंटल लोब हमारी पर्सनालिटी या बिहेवियर को डिफाइन करता है कि हम अपने लिए और दूसरों के साथ क्या कंफर्ट जोन है, क्या बिहेवियर है, और क्या, जैसे लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी क्या होती है, दूसरा हमें जैसे बिहेव करते देखता है वैसे हमारी पर्सनालिटी डिफाइन कर देता है कि अग्रेसिव है, बहुत फ्रेंडली है। ये हमारा प्रीफ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। फ्रंट लोब हमारा लॉजिक और परसेप्शन, इमेजिनेशन। एक साइड, हमारे 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स। वन साइड ऑफ फ्रंट लोब जो है वो डिसाइड करता है हमारी एनालिटिकल एबिलिटी,
और हमारा दूसरा साइड करता है हमारा परसेप्शन, हम कहां तक इमेजिन कर सकते हैं इन अ 3D फॉर्मेट। फिर पैराइटल लोब मैंने जैसे बताया, मोटर स्किल्स, अपर बॉडी या लोअर बॉडी कंट्रोल्स। फिर आता है हमारा टेम्पोरल लोब, जिसमें इनपुट एंड आउटपुट ऑफ साउंड कंट्रोल होती है। मींस हमारी सुनने की क्षमता और साउंड को डिसाइफर करने की क्षमता, कि चिड़िया बोल रही है या शेर की आवाज है, राइट। और उसको फाइन ट्यून करना, जो कि बहुत से लोग म्यूजिक इंडस्ट्री या म्यूजिक के प्रोफेशन में हैं, जो टेक्नोलॉजी को यूज करके म्यूजिक बनाते हैं, उनका भी अगर टेम्पोरल लोब डेवलप नहीं है तो दे विल नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी। और जो दूसरा साइड है आउटपुट ऑफ साउंड, हमारी बोलने की क्षमता, हमारी कम्युनिकेशन की एबिलिटी, वो सब उस तरफ से डिसाइड होती है। और जो लास्ट लोब है ऑसिपिटल लोब, वो डिसाइड करता है हमारे एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट, और दूसरा हमारा विजुअल, 2D विजुअल, मतलब रंगों की समझ, कोई भी खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने की समझ, किसी चीज को ऑब्जर्व करने की क्षमता, ये सब डिफाइंड है। अब कौन से लोब में, हर इंसान के टोटल ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स अलग होते हैं, किसी दो लोगों के सेम नंबर्स नहीं होते, और वो जेनेटिक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा जो ब्रेन बनाता है या ब्रेन बनता है उसमें बराबर तोल के नाप के सेल्स डाले जाते हों। ये एक हमारा जेनेटिकली इंड्यूस्ड प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा DNA और बाकी चीजें डिसाइड करके हमारे न्यूरल डेंसिटी को डिसाइड करता है कि न्यूरॉन्स कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और वही हमारी इंडिविजुअलिटी है। उसी से हमारी इंडिविजुअल क्षमता, कैपेबिलिटी, किसी चीज को सीखने की, उसको समझने की और उसको रेप्लिकेट करने की एबिलिटी आती है। तो वो जो न्यूरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ रिजेस हैं वो डिफाइन करते हैं कि रेशियो, भाई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उतनी लाइनें नहीं आ सकती, हमारी उंगली छोटी सी उंगली है, लेकिन जो नंबर ऑफ रिजेस हैं और बाकी 10 उंगली होती हैं हमारी, एक दूसरे लेफ्ट हैंड के आपस के रेशियो और राइट हैंड के आपस के रेशियो डिफाइन करते हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स ब्रेन के न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है। तो जहां पे न्यूरॉन्स ज्यादा हैं, उस लोब से जो भी हमारी क्षमता कंट्रोल होती है, उसमें वो इंसान ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा केपेबल होगा। उसको सीखने की क्षमता, उसको रिकॉल या उसको अप्लाई करने की क्षमता हमारी ज्यादा होगी। ये बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, लेकिन बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है समझने के लिए कि जब हम खुद से अपना मैप, आप खुद सोचिए कि आप दुनिया में आए हैं, अपना मैप लेके आए और उस मैप को आप रेफर नहीं करते और दुनिया भर में ढूंढते रहते हैं कि हमको बता दो, तुम हमको बता दो। जितनी जगह हम कंसल्टेंसी करते हैं, क्या करते हैं, किसी हर आदमी से पूछते हैं मैं क्या अच्छा कर सकता हूं। अच्छा, हम लोगों की तरफ देखते भी उसी नजर से हैं कि अच्छा मैंने ये अच्छा किया कि नहीं किया। उसने अगर नहीं कहा कि नहीं बहुत अच्छा नहीं था, वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर नॉट गुड विद इट। ये हम सोचने लग जाते हैं कि हम इसमें नहीं अच्छे हैं, जबकि हो सकता है बहुत अच्छे हों। आप दूसरे के नजरिए से अपने आप को क्यों देखेंगे? आप एक इंडिविजुअल हैं, दूसरा देखेगा अपने हिसाब से आपको खुद अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करना है, अपनी क्षमताओं को आइडेंटिफाई करना है और उसको अपनी एजुकेशन, अपने बिहेवियर, अपने प्रोफेशन और अपने फैमिली लाइफ में अप्लाई करके सब चीजों का स्तर ऊपर लेके जाना है। और ये बहुत आसानी से किया जा सकता है थ्रू दिस एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल एनालिसिस। 2 स्टेज का एनालिसिस है, बहुत कम समय में किया जा सकता है। एक बार आप डिजिटल स्कैन आपके 10 उंगलियों के हो जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है खाली उस एल्गोरिदम को प्रोसेस करने के लिए, ताकि जल्दी हो जाए। और फिर उसके एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रेन्ड और सर्टिफाइड हैं, जो उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं और आपको आपके क्षमताओं और उन क्षमता का कहां इस्तेमाल करना उस बेसिस पे गाइड करते हैं। और ये एनालिसिस या टेस्ट सिर्फ जीवन में एक बार होता है, दोबारा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हमारे फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते। टेस्ट एक बार होता है, लेकिन उसका जो काउंसलिंग है या उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे जीवन के अलग अलग एज और स्टेज पे लगातार कराते रहना चाहिए। बिकॉज जो चीज आप 2 साल के बच्चे में ढूंढेंगे उसकी रिपोर्ट से या उसको बताएंगे, वो शायद जब वो 20 साल का होगा उसकी नीड दूसरी है और उसका एप्लीकेशन दूसरा है। रिपोर्ट वही रहेगी, उसका इंटरप्रिटेशन 20 साल की एज के लिए होगा। सेम चीज वो 60 साल की एज के लिए भी किया जा सकता है, 40 साल की एज के लिए किया जा सकता है कि उस समय उस एज में आपके लिए क्या जरूरी है। तो आपकी
इनहेरेंट या आपकी जन्मजात क्षमताओं को आपकी उस एज में कैसे इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते? इसमें एक प्रश्न खड़ा होता है। वो प्रश्न ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, मेडिकल साइंस इम्प्रूव कर रही है, लॉ एंड लॉजिक का फील्ड है वो भी इम्प्रूव कर रहा है, तो आज आपके पास क्योंकि एक जैसे कंप्यूटर है, तो मान लीजिए आज की डेट में तो आप किसी बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि बेटा तुम्हें कंप्यूटर लाइन में जाना चाहिए, तुम्हें लॉ के फील्ड में जाना चाहिए, या तुम्हें किसी दिशा में जाना चाहिए। लेकिन आज से आप मान लीजिए 200 साल पहले जब ये चीज़ें नहीं थी, उस समय अगर चीज़ें होती और उस समय एनालिसिस कर रहे होते आप, तो फिर उस समय आप उसको कैसे गाइड करते कि तुम्हें कहाँ किस क्षेत्र में जाना चाहिए? या आज से 200 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो टेक्नोलॉजी अभी आप जानते नहीं हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी इनकी जानकारी भी आपको अभी नहीं है, तो उस स्थिति में आप कैसे इन चीज़ों को बता पाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए? जो टेक्नोलॉजी जो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और बच्चों के फिंगरप्रिंट में अगर उसके सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो आप उसको फिर उस तरफ कैसे मोड़ करेंगे, कैसे बताएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका योगेश जी, और ये बहुत रेलेवेंट है। देखिए, आज से आपने कहा ना कि अब आज से 200 साल पीछे या 5000 साल पहले या 3000 साल पहले, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारत की सभ्यता में और संस्कृति में, गरुड़ पुराण में, समुद्रिका शास्त्र में ये पूरा साइंस का जिक्र है और पूरा उसका कंपाइलेशन है। आपको अच्छे से याद होगा कि जो हमारी भारत की संस्कृति में गुरु शिष्य की जो गुरुकुल की एक प्रथा है, वो गुरुकुल की प्रथा क्या थी कि एक गुरु 5 से 10 शिष्यों के साथ रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे, सुबह से रात और रात भर, और फिर अगले दिन सुबह, वो एक साथ जीवन व्यतीत करते थे। तो इसी साइंस को उस समय में इस्तेमाल करके वो ये जानते थे कि किसके अंदर क्या क्षमता है, किसको किन चीजों की सीख ज्यादा देनी है, किससे क्या चीजों का एक्सपेक्टेशन क्या ज्यादा किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम्पल लीजिए, अर्जुन जो तीर कमान में तीर चलाते थे, उनके अंदर उनके गुरु ने कितनी छोटी उम्र में ये चीजों को समझ लिया था। तो उनको गदा चलाना क्यों नहीं सिखाया, उनको तीर चलाना सिखाया? बिकॉज गुरु ने, क्योंकि ये एक प्रोसेस ऐसा है गुरुकुल का कि इंडिविजुअली आप ऑब्जर्व करते हैं और आप खुद अपने को इतना डेवलप कर लेते हैं कि आप अपने शिष्य को जान सकते हैं उसके फिंगरप्रिंट या उसकी उंगलियों के निशान के थ्रू कि किन चीज की क्षमता है और कहां पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो एक तो ये पिछला का आंसर हो गया। अब आगे का देखिए, ये साइंस कोई इस तरह का आपको डायरेक्शन नहीं देता कि आप सिर्फ डॉक्टर बन सकते हैं या इंजीनियर बन सकते हैं। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, कोई भी प्रोफेशन या कोई भी अगर हम व्यवसाय करते हैं, हर चीज के लिए हमें एक स्किल सेट की जरूरत है, और वो स्किल सेट कई चीजों में कॉमन भी हो सकते हैं। अगर एक सर्जन है और एक दूसरा आर्टिस्ट है, उसके हाथ का कंट्रोल दोनों में बहुत जरूरी है। तो अगर आर्टिस्ट का हाथ का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो वो क्या बनाएगा, वो क्या बनेगा? और अगर सर्जन का हाथ का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो जो भी पेशेंट आता है उसका तो भगवान ही बचाए। लेकिन क्षमता एक चाहिए, वो पैराइटल लोब का लेफ्ट साइड, मतलब आपके ब्रेन टू अपर बॉडी का कनेक्ट अच्छा होना चाहिए। ये स्किल का आइडेंटिफिकेशन होता है इस साइंस से कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं। आगे 2000 साल आगे भी जो प्रोफेशंस आएंगे उसके लिए भी कोई ना कोई स्किल तो चाहिए होगी, और हम इंसान ही होंगे। सुपर कंप्यूटर बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो मनुष्य की क्षमता का कोई सीमा नहीं है, जितना इस्तेमाल करिए उतनी क्षमता बढ़ती है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का। आप देख लीजिए ना, आप कोई भी चीज प्रैक्टिस करना शुरू करिए, 21 दिन प्लस में आपको खुद से दिखने लगेगा कि आप उसमें बेहतर होते जा रहे हैं, आप उसमें इंप्रूव करते जा रहे हैं, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता, हम मां के पेट से क्षमता लेके आते हैं। उस क्षमता की जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो दुनिया में हमारा एक्सपोजर होता है, ट्रेनिंग है, सिखाया जाता है, उससे हमारी कैपेबिलिटी बनती है, हमारी स्किल डेवलप होती है। जब हम ये टोटल प्रवृत्ति या टोटल साइंस जो है वो स्किल बेस्ड है कि हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मनुष्य हमारी क्या क्षमताएं हैं, तो वो किसी भी प्रोफेशन में फिट हो सकती है। आज जो प्रोफेशंस हैं
200 साल जो पहले जो प्रोफेशंस थे और 2000 साल आगे जो प्रोफेशन। लेकिन देखा तो दूसरी चीज़ जा रही है। आप जाते हैं अपनी मार्कशीट लेकर के और वो कहते हैं भाई आप साइंस साइड के लिए ठीक नहीं, आप कॉमर्स साइड में एडमिशन ले लीजिए, या आप कॉमर्स के लिए ठीक नहीं है, आप अपना आर्ट साइड में आ जाइए। या मैं देखता हूँ अभी ये कौशल विकास की जो योजना चल रही थी, इस कौशल विकास की योजना में व्यक्ति आया कि भाई हमको टाइपिंग सीखनी है, कंप्यूटर सीखना है, वो कहने लगे नहीं नहीं मेरे पास सीट खाली नहीं है, आप मोटर मैकेनिक बन जाइए या आप एसी सुधारना शुरू कर दीजिए। तो जिस देश में चॉइस बच्चे के हाथ में नहीं है, जिस देश में अपॉर्चुनिटीज़ सीमित हैं, उस देश में आपकी जो साइंस है, उस साइंस का आम जनमानस, आम स्टूडेंट, आम बच्चे को लाभ कैसे मिलेगा? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत सही आप कह रहे हैं कि इस समय में और जो हम देख रहे हैं चारों तरफ जो हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट है या एजुकेशन सेक्टर है, इसमें इस साइंस की ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है किसने बनाया? अंग्रेज़ों का बनाया हुआ सिस्टम अभी भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अब उसमें जाके चेंजेस लेके आ रहे हैं। कहाँ हमारा गुरुकुल छोड़ के हम ये वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्यों लेके आए? बिकॉज उनको राज करना था, तो उनको राज करने वाले या अलग से सोचने वाले लोग नहीं चाहिए थे जिनकी अपनी सोच हो। जो हम बाय बर्थ पैदा होते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ, हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसमें हम सब एक वर्टिकल में डाल के एक जैसा बिहेव करना, एक जैसा सीखना, एक जैसा होने की ट्रेनिंग मिलती है। ये उस टाइम का सिस्टम है। उनको वर्कर्स चाहिए थे, इसीलिए ये एजुकेशन सिस्टम उसी बेसिस पे है। अब चेंजेस आ रहे हैं और जो इवन प्रोफेशन की आप कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट लेके आए, उसका 100% सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन एप्लीकेशन में कहीं तो कुछ गैप है, जिसकी वजह से शायद 40% या 35% से ऊपर उसका स्ट्राइक रेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप स्कीम बहुत अच्छी ला सकते हैं, सरकार का बहुत पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है कि हम लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप ट्रेनिंग ले आएंगे, सिस्टम ले आएंगे, उसका एप्लीकेशन भी तो सही होना चाहिए। किसको क्या चाहिए? सबसे बड़ा गैप तो वही है कि हम सोचते हैं अच्छा तुम्हें बढ़ई बनना है, आओ हम सिखाते हैं। उसके अंदर बढ़ई बनने की क्षमता है या नहीं है? आप क्या सीखा? आपने टाइम स्पेंड किया, पैसा खर्च किया, उसको स्टाइपेंड दिया, और 3 महीने के बाद जब वो बाहर निकला तो जितनी बार वो आरी चलाता है उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जेनेटिकली वो उस चीज के लिए नहीं बना है। और क्या होता है? 6 महीने के बाद फिर वो नौकरी ढूंढना शुरू कर देता है, बिकॉज उसको वो चीज करने में मजा नहीं आ रहा है और उसको तकलीफ हो रही है। ये बहुत जरूरी है समझना कि देखिए, दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं सारी एस्पिरेशन के बेस पे चल रही हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हमारे पास ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आइए हम आपको सिखाते हैं। किसको कौन सा प्रोग्राम सूट करेगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता। देखिए, एज मनुष्य की तरह हमारे अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, हम किन चीजों के साथ पैदा हुए हैं, और दूसरा, हमारा किन चीजों का एक्सपोजर या ट्रेनिंग हुई है। दोनों चीज मिलके हमारा सक्सेस डिफाइन करते हैं। हम ट्रेनिंग पे तो पूरा ध्यान देते हैं, हमारा स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री, हर चीज आप देखिए, हर चीज ट्रेनिंग पे बेस्ड है कि हम सिखाते हैं। बट हमारा इनहेरेंट या जिन चीजों के साथ हम पैदा हुए कोई नहीं पूछता, ना कोई देखना चाहता है। इसी वजह से हमारी दुनिया में आप पूरा देखिए कि जिन जगहों पे ट्रेनेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है बनिस्बत किन चीजों की क्षमता के साथ है जिसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिन कंट्रीज में ये चीजों का ध्यान नहीं हो रहा है, वहां पे एवरेज परफॉर्मर्स ज्यादा निकल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके यहाँ क्षमता नहीं है, बहुत क्षमता है। हमारे भारतवर्ष से ज्यादा किसी में क्षमता है नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम किसी दूसरे कंट्री को देख के कि उसने ये किया था तो बहुत अच्छा हुआ, तो हम भी अपने लोगों को उसी तरफ डाल रहे हैं। हमारे अंदर अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से हमारी जेनेटिक स्ट्रेंथ्स हैं, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हमारी पॉपुलेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये एक तरह से स्ट्रेंथ है हमारी, उसको आप 2 तरह से देख सकते हैं कि एक वीकनेस, एक स्ट्रेंथ। हम वीकनेस को ही देखते चले आ रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। आप उसकी स्ट्रेंथ देखिए, मैन्युफैक्चरिंग या इस तरह के जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको मैन पावर चाहिए, हैंड्स चाहिए। हमारे पास बहुत है, क्या इसका इस्तेमाल करके हम फोकस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ विजन
और इस तरह की साइंस को अपनी पद्धतियों में, जैसे चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट सिस्टम हो, उसमें इन चीज़ों को अडेप्ट करना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बैरियर है कि एक चीज़ चली आ रही है, उसको बदलाव कौन करे। अगर बदलाव किया और उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हम पे सारा ब्लेम आएगा, वो फिर उसको रोक देते हैं। लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर आपको डेवलप होना है और अगर आपको वाकई में सही तरह से अपने भारतवर्ष के लोगों को आगे बढ़ाना है और ऑलरेडी काफ़ी शाइन कर रहे हैं और शाइन कराना है, तो कहीं ना कहीं आपको बाय बर्थ क्या कैपेबिलिटी है उसको और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं सिनर्जाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज इतनी फंड्स हम देते, सरकार देती है, इतना एफर्ट करती है, उसके आउटपुट जो आना चाहिए नहीं आ पा रहा, क्योंकि सही लोग तक पहुंच नहीं रहा है, और जो लोग आ रहे हैं हो सकता है वो उस प्रोग्राम की डिजाइन नहीं है, उसको ध्यान देना बहुत जरूरी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, आप मेरे लैब में आए और आपका मैं दोबारा इंतज़ार करूंगा, जिससे हमारे बच्चे, हमारा देश, हमारे योजनाकार आपके ज्ञान का लाभ उठा सकें। इसलिए मैं आपको पुनः फिर याद करूंगा। नमस्कार।